अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर आज ज़रा बात करेंगे और उसमें अच्छी खबरें कुछ ये हैं कि जनाब मुत्तहदा अरब इमारात जो है वो पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात हुई है और ये कहा गया कि जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और उसके साथ साथ टूरिज़म के सेक्टर में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सरमायाकारी जो है वो यूएई से आएगी। इसके साथ साथ SIF के अंडर SIF जो है वो भी बात की जा रही है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए या उसके प्लेटफॉर्म पे 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आएगी। बात सारी यह है कि पाकिस्तान में एक दौर में बड़ी आला पाई की जो है वो बहुत मारूफ मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो काम करती रही हैं। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, बायर का नाम है, एक्सॉन का नाम है, लॉटे का नाम है, ICI का नाम है, RBS अभी पाकिस्तान में रहा, फाइज़र बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की फार्मास्यूटिकल का जाना पहचाना नाम, फाइज़र भी पाकिस्तान में रही। इसके अलावा बार्कलेज की अगर बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, होइस्ट की बात करें, सिमेंस की बात करें, सिनोफी एवेंटस की बात करें या फिर HSBC की, जो आपका 80 और 90 का अशरा था उसमें पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में रही हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, हालात ऐसे क्या हुए कि पाकिस्तान से इनको वापस जाना पड़ा, यहाँ से अपने बिजनेसेस को वाइंड अप करना पड़ा, क्योंकि अब जो भी कंपनीज, जो भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो सऊदी अरब से आ रही है, UAE से आ रही है, चाइना से आ रही है या टर्की से आ रही है, तो वो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी किस सूरत में आएगी और अगर कंपनीज यहाँ पर आती हैं तो उनका बिजनेस मॉडल जो है वो क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब, जो कि CEO हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं OICCI, ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ज़रा तारुफ आप OICCI का करवा दीजिए। जी, OICCI जैसा आपने कहा कि ये हमारी पाकिस्तान की ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। 1860 में ये बनी थी। 7 कोई ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, उन्होंने प्री पार्टीशन डेज़ में ये बनाया था। खैर, अब इस वक्त पोजीशन ये है कि इसमें हमारी मेंबरशिप जो है सिर्फ 210 210 फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिनको हमने मेंबरशिप दी। हमारी मेंबरशिप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें मल्टीनेशनल का स्टेटस होना ज़रूरी है। हमारे जो मेंबर्स हैं वो 31 कंट्रीज से आए हुए हैं, वो 14 की सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में देते हैं। अगर आप पाकिस्तान के टॉप 10 टैक्स पेयर्स लें या टॉप 20 टैक्स पेयर्स लें, उसमें से 80% हमारे मेंबर्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान का ये 210 कंपनीज जो हैं, पाकिस्तान का 1/3 टैक्स रेवेन्यू देती हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। इससे इनकम टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें प्रोडक्ट टैक्सेस भी है, दूसरी चीज़ें। तो 1/3 ऑफ द टोटल टैक्स, तो रफली कोई 8 से 9 बिलियन डेली ये पाकिस्तान, अच्छा, OICCI के मेंबर्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी एम्प्लॉयमेंट कोई 150,000 लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मेंबर्स के साथ इंगेज हैं। 1.5 लाख बड़ा फिगर है। जी हाँ, उससे बड़ा जो इमरान साहब जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो ये कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस। पाकिस्तान में आप अगर इस वक्त बैंक्स के जितने CEOs देखें, उसमें से मेजॉरिटी फॉर एग्जांपल आपको मिलेंगे, ये वो लोग हैं जो कि ट्रेन हुए हैं किसी ना किसी फॉरेन बैंक्स में, इसी तरीके से और मल्टीनेशनल्स में। तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन ओवर द ईयर्स जो हम साथ, और फिर वही लोग हमारी मिनिस्ट्रीज में, वजीर ख़जाना हमारे इस वक्त बात करें वो आपके फाइनेंशियल सेक्टर से, वज़ीर आज़म भी हमारे रहे और इस वक्त भी जो वज़ीर ख़जाना है वो ज़ाहिर है किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे मेंबर हों, लेकिन बहरहाल वो इसी यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर होता है, भेजा जाता है। तो इसके अलावा हमारा जो और अभी भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ये कि पाकिस्तान में FDI बहुत कम आ रहा है आजकल। नहीं, लेकिन आपने कहा 210, अच्छे वक्तों में क्या वो होगा मेंबर्स की तादाद? एक अच्छे नहीं, मेंबर्स इससे कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे हम, इसलिए हमारी मल्टीनेशनल, हमारी एंट्री ज़रा काफ़ी सख्त है और ये कि हम सिर्फ मल्टीनेशनल्स और उनकी सब्सिडीज़ को ही लेते हैं, ताकि हमारा जो एक वी डोंट वांट के एक जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अच्छा जी, अब आप मैं आपको बताना भूल गया था। हाँ। जो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं वो ये कि देखें इस वक्त भी जो FDI पाकिस्तान में आ रहा है, हाँ। उसमें दो टाइप के FDI होते हैं। एक तो ये होता है कि ये जो नया चाइना से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और दूसरी कंट्रीज हो रहा है। दूसरा ये है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी री इन्वेस्ट करते हैं। वो देखते हैं अगर उनके सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अगर फर्स्ट कीजिए किसी मल्टीनेशनल ने $100 मिलियन का प्रॉफिट बनाया है मिसाल के तौर पे, उसके सेक्टर में, और हर वक्त हालात एक से नहीं रहते हैं, सिचुएशन आती रहती है, तो वो री इन्वेस्ट करते हैं। तो हम जो चाहे वो एक्सपेंशन प्लान्स हो, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल एग्जैक्टली। तो लास्ट 10 ईयर्स की अभी जैसे हमने स्टडी की और हम ये शेयर करते हैं गवर्नमेंट से भी, और गवर्नमेंट भी हमारे साथ काफ़ी इस मामले में एंगेज रहती है कि लास्ट 10 ईयर्स में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में टोटल FDI जो आया है वो तकरीबन $20 बिलियन आया है। इसके अगेंस्ट हमारे अपने मेंबर्स ने जो री इन्वेस्ट आपने जैसा कहा वो एक्सपेंशन के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए कोई $22 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वैसे भी FDI जिस तरीके से आ रहा है उसके लिहाज से ये मैसेज है कि जो दोज हु आर हियर दे हैव मोर कॉन्फिडेंस in the economy and the future of Pakistan than those who are sitting outside. हार्डली डबल डिजिट में जिस मुल्क के रिजर्व्स हों $10 अरब, वहाँ पर अगर $22 अरब की सरमायाकारी या एक्सपेंशन प्लान्स के अंदर या री इन्वेस्ट आ रही है, तो वो एक बड़ा एक मीनिंगफुल वो होता है पोर्शन। अब ये बताइए कि जो कंपनीज़ मैंने नाम ली, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये पाकिस्तान से जब गई तो ऐसे क्या हालात है? इसमें देखिए दो थ्योरीज इसमें हैं, मैं चाहूँगा आप दोनों के ऊपर ज़रा बात करें। एक तो ये कि हमेशा से कहा जाता है कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, ये बहुत हर्डल्स थे। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज़ हैं और उस वक्त जो पॉलिसीज़ थी वो एक तरीके से उनके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन हुआ करती थी और पाकिस्तान के फेवर में नहीं हुआ करती थी। लाइक उनको टैक्सेस के अंदर बहुत छूट मिलती थी, बहुत उनको रियायत मिलती थी। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से उनको एक बहुत एक अच्छा पैकेज मिलता था। तो उसके बाद जब दुनिया में फ्री ट्रेड इकॉनमी आई तो उस फ्री ट्रेड इकॉनमी रिजीम के अंदर उनका काम करना उतना वायबल नहीं रहा शायद। प्लीज देखें, ये इसका ज़रा मैं लंबा जवाब दूंगा उसका। बिल्कुल। देखें, ये है कि कोई किसी एक कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचा जाता है। तो वो जहाँ अब आप हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं जर्मनी में या US में या UK में कि हम सिंगापुर में हैं, हम मलेशिया में हैं, शुड वी ओपन अप इन इंडिया, शुड वी ओपन अप इन पाकिस्तान, वो डिसीजन अगर आपने ले लिया है, आप आ गए, तो फिर आप इतनी जल्दी जाते नहीं हैं अनलेस देर आर यू आर सो डिप्रेस्ड कि आप कहते हैं कि अब इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो कंपनीज जिनका आपने नाम लिया है या ये जो है, मैं इनके कुछ के तो मैं आपको जवाब बता दूंगा कि क्या हालात हैं, क्यों हैं कि वो उस आना बहुत मुश्किल होता है, जाना बहुत भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको कहना पड़ता है कि क्यों आप एग्जिट कर रहे हैं। सही है, ठीक है ना। तो वो और वो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो बढ़ के इतने बड़े मसाइल बन जाते हैं। मैं एक मिसाल नहीं, उसमें परसेप्शन भी होती है। मिसाल के तौर पर शेल जो है वो 77% स्टेक्स अपने हटा रहा है, तो वो और बिजनेसेस से दुनिया भर से हटा रहा है, वो अपनी उनकी एक स्ट्रैटेजी उसके तहत जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से कहा गया कि जनाब शेल पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, हमारे ये तो बड़ा इसको नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया। कुछ उनके कमर्शियल डिसीजंस जो हैं वो हर कंपनी इंडिपेंडेंट होती है लेने में। लेकिन देखें, उसके अब शेल के ही आप मिसाल ले लें, मैं शेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ऑयल कंपनीज के लिए बता रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान में एक डीलर्स मार्जिन होता है जो और एक डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन होता है। ये जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनके अपने मार्जिन होते हैं। इसके अलावा ऑयल कंपनीज जो हैं वो अपनी स्टोरेज करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, उनके अपने मार्जिन होते हैं। हमने जो है वो उसको इतना बड़ा मसला बना दिया है, सिर्फ 10 पैसे और 15 पैसे पे बहस हो रही है। अच्छा, कि पर लीटर ये मिलेगा, आपने उसको लटका के इतने लंबा डिस्कशन कर दिया। ऑयल प्राइसिंग कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। सही। मार्जिन कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। मार्जिन अगर आप उनको 10 पैसे में नहीं देंगे और उनको लॉस होगा, तो वो लॉस 1 साल बर्दाश्त करेगी शेल या जो भी एक कंपनी मल्टीनेशनल होगी, 2 साल करेगी। अगर ये मैसेज मुस्तकिल जाएगा, पाकिस्तान में जो जैसे टोटल पार्को है और दूसरी कंपनीज हैं, मुस्तकिल जाएगा कि यार ये 10 पैसे पे लड़ रहे हैं और ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो मैसेज वो कहेंगे यार व्हाई शुड वी बी देयर इन दिस कंट्री। ठीक है, देखिए सर, इसका फ्लिप साइड भी है ना, दूसरी तरफ भी आप देखें ना, आप ही के यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके जो
IPPs के हवाले से अगर बात करें और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको जो आपने सॉवरेन गारंटी दी हुई है जिन शराइत के ऊपर कि जनाब आप बिजली उनसे ना लें, आपने उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी है, तो वो उससे आपका पूरा एक सर्कुलर डेट और बहुत आप जो असल डेट है हुकूमत का इसी के ऊपर है ना, तो वो सॉवरेन गारंटी वहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 10-10 पैसे के ऊपर जो है ये कंपनीज बाहर जा रही हैं, तो ये बड़ा ये इक्वेशन बैलेंस किस तरीके से? सवाल ये है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया था उनको, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, है ना, आपने अपना होमवर्क नहीं किया था, आपने उनको ऐसी इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दिए, जाहिर है बहुत ज़्यादा दिया आपने, 15% डॉलर्स। सर आप प्रॉफिट रिपैट्रिएशन देखें ना, जरा लिमिट उठा के देखें, क्या दुनिया में इतनी होती है जो पाकिस्तान में कहा हुआ है हमने ओपन, आप आए कमाएं जितना चाहे ले जाएं? इतना आसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला वही था। अच्छा, जो अभी स्टेट बैंक ने हल किया है, वो अभी स्टेट बैंक ने माशाल्लाह हल किया है। हाँ। वरना सबसे बड़ा जो लास्ट 2 इयर्स में, आप अभी पहले आ गए इस पे, वरना मैं आपको लाना वाला था। मैं तो एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, विद योर परमिशन नाज़रीन, अलीम खान साहब, और एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक जी जनाब, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के ऊपर, फिर आप उसका ज़रा करेंसी डिवैल्यूएशन से भी ज़रा जोड़ लीजिएगा क्योंकि ये दो बहुत बड़े मसाइल हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रॉफिट रिपैट्रिएशन करना कोई जुर्म नहीं है। अगर उन्होंने जिस वक्त वो आए थे उन्होंने आपसे एग्रीमेंट किया था, अगर वो एक्सेसिव कर रहे हैं तो भी वो आप टैक्स दे के कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान में आप कोई चीज़ रेमिटेंस प्रॉफिट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन क्या उनका वो जो एग्रीमेंट है वही अगर किसी और इकोनॉमी के अंदर जाके और बिजनेस करें, वही मल्टीनेशनल कंपनीज लेट्स से अगर वो कनाडा में या कहीं और जाके करती हैं, तो क्या वो जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन या और जो उनके कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट वही होती है, या पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा रियायत दी जाती है? देखिए, रियायत ज़्यादा दी गई है पाकिस्तान में, उस शुरू में बिल्कुल दी गई है, और लेकिन उन्होंने आपसे साइन नहीं किए थे, आपने साइन Exactly. किया। हमारा मसला सारा यही है, हमारा यही है, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल, लाइक आप CNG के ऊपर आ जाइए, पूरे मुल्क को कन्वर्ट करा दिया CNG के ऊपर, उसके बाद आप गैस लेकर बैठ गए, आप आ जाएं इसके ऊपर सोलर एनर्जी के ऊपर, नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, क्या मसला है? यही सारा प्रॉब्लम ये है कि आपने उनको इंसेंटिवाइज किया, उनको आपने कहा कि आप लगाइए पैनल्स, आप लोगों ने पैनल्स लगाए, अब आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको रिवर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये मैसेज क्या है इसका मैसेज यही है कि आपकी थिंकिंग जो है बहुत नैरो है। आप दो साल के लिए सोचते हैं, शायद 5 साल के लिए सोचते हैं, आप आगे का नहीं सोचते हैं। फौरी बजट डेफिसिट का सोचते हैं सर, कि इस साल का बजट डेफिसिट कैसे ब्रिज होगा, दैट्स बस ये पैसे चाहिए दे दो ताकि उसके बाद देखी जाएगी। इस वक्त 30,000 हम जनरेट कर रहे हैं, इस्तेमाल सर्दियों में जो है सिर्फ 10,000 करते हैं। अब हम इंडस्ट्रीज़ को परेशान किया हुआ है हमने। हमने परसों OICCI ने बहुत बड़ी इस्लामाबाद में एनर्जी के ऊपर कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें यही इश्यूज आए हैं कि हम जो है वो सर्कुलर डेट लेके बैठे हुए हैं। हमने प्रॉमिस किया हुआ है, एक तरफ ये मसला है, दूसरी तरफ कंज्यूमर बेचारा रो रहा है, जो सही रो रहा है कि एनर्जी जो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इंडस्ट्री जो है उनके लिए आप वायबल नहीं रहा। तो ये हमारा अपना मसला है, लेकिन हम आई एम टॉकिंग एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, अगर उसने आपके साथ एग्रीमेंट किया है और वो रिपैट्रिएशन कर रहा है तो उसमें आपको क्या परेशानी है? मतलब आपने बिल्कुल मिसाल दी है, हक्कों की दी है, या तो लीगल एम्बिट के अंदर कर रहा है ना सर, वो तो लीगल, लेकिन बात सारी अगेन वहीं पे आ जाती है ना कि ये पॉलिसीज जब बन रही थी तो तब इन चीज़ों को क्यों नहीं सोचा गया? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, आपने ये कहा कि कुछ कंपनीज जा रही हैं, और उसका मैं आपसे जिक्र करूँ। देखिए, कंपनीज जो जाती हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं। मैसेजिंग हमारे यहाँ बड़ी गलत होती है। मैं आपको बताऊँ कि टैक्स रिफंड जो है हमारा फंसा रहता है। आई एम पेइंग, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम 9 बिलियन डेली देते हैं। हमारे मेंबर्स के टैक्स रिफंड जो है वो एक ज़माने में 4 बिलियन होते थे, मिला के फिर 10 बिलियन हुए, फिर आजकल 90 बिलियन है। 90 अरब जी हाँ। हमने टैक्स फाइनेंस मिनिस्टर लेवल से हमने खुद कहा है कि आप एक चेक काटें, इनको पैसे दें, कल मैं आपको ये पैसे वापस दिलवाऊँगा एडवांस में। इसलिए दिलवाऊंगा कि देखें, होता ये है कि आपको पता नहीं है कि इस वक्त जर्मनी के हेडक्वार्टर में या स्विट्ज़रलैंड में नेस्ले के हेडक्वार्टर में क्या बात हो रही है आपके मुतालिक कि यार ये पाकिस्तान से सिर्फ यही खबरें आती हैं कि ये कंट्रोल बढ़ गया, ये रेगुलेशन बढ़ गया, और टैक्स रिफंड भी नहीं मिलता, डिविडेंड भी नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, और इससे आप एक यानी जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं बाहर, वो निगेटिव क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये बताएं कि आप पाकिस्तान को प्रमोट कौन कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड?
ये प्राइम मिनिस्टर का जाना जो है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही है। प्राइवेट सेक्टर असल थी वो चीज़ है। एग्जैक्टली मुझे ये बताएं कि कितनी दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या कोई इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान BBC पे खड़े होके या किसी और इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होके पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है कि पाकिस्तान में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, यू शुड कम टू पाकिस्तान। आप हर वक्त देखें CNN में देखें मलेशिया की तारीफ हो रही होती है, टर्की की हो रही होती है, पाकिस्तान के लिए क्या बातें हो रही हैं। तो हमें ये सारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। हमने लोगों को बाहर ये इंप्रेशन दिया हुआ है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न है, पाकिस्तान में पॉलिसी बहुत चेंज हो जाती है, पाकिस्तान से ये आइए जरा इस पॉइंट के ऊपर कि एक कंसिस्टेंसी है पॉलिसी की, हुकूमतों के जाने के साथ वो पॉलिसी चेंज हो जाती है, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल पहले पता चला आप CPAC लेके चल रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे सब कुछ है, गवर्नमेंट गई, CPAC बैक बर्नर पे चला गया, देन उसके बाद दोबारा CPAC आ गया। एग्जैक्टली तो देखिए होता यह है कि हमें एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। हम हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर ये सेक्टर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लोकल इन्वेस्टमेंट को लाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कहीं टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में IT टेक्नोलॉजी और उसके में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ सकता है और आना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। और फ्रेमवर्क वो बनाना पड़ेगा जो कि हमें आज नहीं आइंदा भी हम डिलीवर कर पाएँ। अगर क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो सवाल ये है कि हम दूसरी चीज़ आपने देखी, एक तो हम प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी इज़ अ मेजर इशू इन पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा टैक्स में होती है कि टैक्स में आज एक रिजीम होती है, दूसरे दिन दूसरी रिजीम आ जाती है, उससे सारा का सारा आपका बिजनेस प्लान चेंज हो जाता है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने लोगों को अश्योरेंस ये देना है कि आपके साथ जो मेरा एग्रीमेंट है वो हो जाएगा इम्प्लीमेंट, आप जैसे हम ऑयल ये बिजली के लिए कर रहे हैं। तीसरा हमें यह है कि हमें बता देना चाहिए लोगों को कि हम इन सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, इन सेक्टर्स में नहीं चाहते हैं। लेकिन सर जो कंपनीज आ रही हैं, मिसाल के तौर पे चाइना के साथ आपकी मेरे ख्याल से जो सिंगल लार्जेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है इस वक्त ना? नहीं। देन नहीं, यूरोपियन हमारी कंपनीज जो हैं, हमारे पास आपको मैंने शुरू में 2000 नहीं मैं बात कर रहा हूँ CPAC के हवाले से ओवरऑल इस उसमें जो $25 बिलियन की है। ये जो कंपनीज पाकिस्तान में रही है, वहाँ पे जो अभी आपने भी तस्करा किया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से, कहाँ हमने देखा कि सही मानों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है? या फिर आप अपने ऑटोमेशन ऑटो के सेक्टर में अगर आ जाएं तो वहाँ पे बहुत मायूसी हुई है पाकिस्तान में जो इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी थी। ऑटो से पहले मैंने आपको एक थोड़ी सी अगर आपकी इजाज़त हो कि कहाँ ट्रांसफ़र हुई टेक्नोलॉजी। फर्टिलाइज़र पाकिस्तान में कहाँ बना? एंग्रो ने 1957 में गैस डिस्कवर की थी ढारकी में। उस गैस को कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस ज़माने में रिक्वेस्ट किया एंग्रो से कि आप एसओ को, उस ज़माने में एसओ होती थी, कि आप इसका यूटिलाइजेशन करें। कोई पाइपलाइन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। उन्होंने फर्टिलाइज़र प्लांट बनाया। वो एंग्रो फर्टिलाइज़र प्लांट इज़ द मदर प्लांट, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान माशाल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है। फौजी भी उसी से बना और भी दूसरे बने। तो ये नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत हुआ है। आपकी बात ऑटो में बिल्कुल सही है। ऑटो में क्या है वो क्या, लेकिन देखिए ऑटो सेक्टर में उन्होंने पॉलिसीज़ डिलीशन पॉलिसी जो थी उनकी वो नहीं इम्प्लीमेंट हुई तो आप बिल्कुल पकड़े उन्हें। आपने पॉलिसी बनाई, आपने अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है, वो उनकी अपनी शिकायतें, क्योंकि हमारे पास टोयोटा हमारा मेंबर है, दूसरे और लोग हमारे मेंबर हैं, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ प्रॉमिस की थी वो डिलीवर नहीं हुई है। वो मैं नहीं जा सकता हूँ, ना मुझे जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किए तो व्हाट अबाउट दिस फार्मर सेक्टर? फार्मर सेक्टर में इतने अरसे से हम एक चीज़ को देख रहे हैं कि जनाब आपकी जो मैक्सिमम प्राइस कैप इस वक्त पाकिस्तान में लगा हुआ था, और जो कीमतें पाकिस्तान में जो नॉन एसेंशियल प्राइसेस हैं इनके, उनको हुकूमत जो है वो रेगुलेट कर रही है। 1300 अद्वियात पाकिस्तान में बनना बंद हो गई। उसके बाद जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी पाकिस्तान से बाहर चली गई। ये तो हमारे सामने की चीज़ है ना, सारी चीज़ें। ये तो बड़ी दुख भरी कहानी है जो अगर मैं आपको सुनाऊं, आप बताइए मुझे। देखें, फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल्स है, कोई 23 इस वक्त हमारे मेंबर्स हैं जो यहाँ पर 23 बिग नेम्स। लेकिन इसमें से आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि बहुत सारी अच्छे नाम चले गए। वो इसलिए चले गए हैं कि आप प्राइस कंट्रोल जो है एक फार्मूला बना था। और आपको मैं ये लेटेस्ट मिसाल देना, और ये आपके नाजरीन के लिए भी ये बड़ा दुख बड़ी कहानी होगी कि
पाकिस्तान में एक तो पॉलिसी बनती बड़ी मुश्किल से है। इन्होंने बहुत निगोशिएट करके बात करके 2018 में एक पॉलिसी बनाई कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हर दफ़ा नहीं आना पड़ेगा। ड्रैप है, ये फार्मूला है, इन्फ्लेशन होगा तो इतने % इंक्रीज, ये होगा डिवैल्यूएशन होगा तो ये % इंक्रीज। सही, वो एक 10% का मार्जिन उन्होंने दिया। एग्जैक्टली जी। वो अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है हमें देखिए मैंने वही कहा कि जाना आसान है इतना मतलब, लेकिन लोग रहना चाहते हैं। उन्होंने वो एग्री किया। फिर हुआ ये कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, 1 साल इम्प्लीमेंट हुई, उसके बाद एकदम डिवैल्यूएशन हो गया। अब उसके बाद एक तो ड्रैप ने अपने रोल सही प्ले नहीं किया, होते होते बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची, कैबिनेट तक पहुंची, प्राइस इंक्रीज इन्होंने नहीं दिए। इनको मालूम है इनको देना पड़ेगा, देना, और इवेंचुअली गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन किस तरीके से दिया, हम उसमें इन्वॉल्व हुए, OICCI इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि ये एम्बेसडर्स इन्वॉल्व हुए। अच्छा। ये सारी इन कंपनीज के एम्बेसडर्स इन्वॉल्व हुए कि भाई आपने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, आपने X% है। होता ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। पॉलिटिशियंस जो होते हैं, मिनिस्टर जो ऑफ हेल्थ जो होते हैं, कभी कभी वो बन जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के। नहीं 2% इंक्रीज दूंगा तो पाकिस्तान में क्राइसिस आ जाएगी। नन ऑफ योर बिजनेस। मतलब देखिए, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, हुकूमत का काम कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है, पॉलिसीज फराहम करना है, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। और बात सारी ये है कि हम मोटा मोटा अगर समझे, फार्मा में अगर एक चीज, एक दवा, एक टैबलेट 100 रुपए की लेट से कह लें और 10% उसके ऊपर इजाफा, तो वो 110 की थी ना, वो अब नहीं है, तो वही चीज 600-700 की ब्लैक मार्केट के अंदर है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। आपने देखा पेनाडोल बंद हुई एक जमाने में कि 2 पैसा बढ़ाना था या जो भी पैसे बढ़ाना था, इससे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इन्वॉल्व होना पड़ा। इज दिस समथिंग दैट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ऑफ 240 मिलियन शुड बी निगोशिएटिंग द पेनाडोल प्राइसेस? नो। एंड यही चीज़ इसमें भी हुई है कि फार्मास्यूटिकल प्राइसेस बाद में बढ़ गई हैं, क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमको प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करना पड़ता है। ठीक है, मैं ज़रा इसी टॉपिक पे थोड़ी सी देर और बात करना चाहूँगा। हमारे मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। जी सर, हम बात कर रहे थे फार्मा सेक्टर की, और जो कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं उस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत मुश्किलात में। देखिए, इस एक तो ये है, दूसरा ये होता है कि हमें इनके जो प्रिस्क्रिप्शन है बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, वो भी काफ़ी चोरी हो रहे हैं, वो भी मिसयूज़ में, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हाँ। इसलिए बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं आ रही हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये पॉइंट जरा थोड़ा सा क्लियर करिएगा कि हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसका एक पेटेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसके। एग्जैक्टली। वो यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं पाकिस्तान, पहले हो रहे थे, इसलिए अब जो नई प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो नहीं आ रही, इसीलिए कि एक तो वो महंगी हो जाती हैं। हाँ। क्योंकि जाहिर है कोई ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कोई रफली 20 to 25% ऑफ देयर रेवेन्यू वो रिसर्च में स्पेंड करते हैं, R&Ds के बाद जाहिर है वो प्रोडक्ट जब नहीं बनाएंगे तो उसमें उसकी प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा होगी। वो इस पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में वो इसलिए नहीं ला सकते हैं कैंसर की या इस टाइप की, कि अगर वो आएगी तो इसका फार्मा प्राइसिंग कौन देगा। और दूसरा ये कि पहले ये होता था, आपका मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम है, कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए जब फॉर्म जाता था तो सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती थी कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं क्या नहीं है। इससे पहले कि जिसने इन्वेंट किया उसको मिले, इससे पहले किसी और को मिल जाता था। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए अब वो चीज़ें रुक गई हैं हमारे पास आना, और ये सिर्फ फार्मा पे नहीं है, और भी जगह हो रहा है, मतलब चीज़ों में। हम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की किसी की ब्रांड जो है, कि अगर आप शेल के पेट्रोल पंप के ऊपर फर्ज कीजिए ईरान का स्मगल डीजल बेचेंगे, हाँ। तो वो किसका लॉस हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉस हो रहा है, और शेल का नाम बदनाम हो रहा है। ठीक है। तो ये इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मतलब थोड़ा सा अब यहाँ पे जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है जरा उसमें, क्योंकि रेगुलेटरी, जब आप फार्मा की बात कर रहे हैं, ड्रैप का आप हल्का फुल्का तस्करा किया, वरना हम देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान में और भी रेगुलेटर्स हैं, SACP है, नेपरा है, पैमरा है, वो बड़ी अपने आज़ादाना काम करते हैं। और पाकिस्तान में जो ड्रैप में हम वो चीज़ें नहीं देखते कि एक तो उसको एक मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तानी को पता है कि जनाब महीने के मिड से 2-3 दिन पहले ओगरा ने जो है वो
₹11 इजाफे की समरी भेजी, उनको पता है कि इजाफा होना है और गवर्नमेंट की तरफ से भेजी है। अब गवर्नमेंट उसमें ₹10 करती है, ₹11 ये गवर्नमेंट की कॉल। लेकिन यहाँ पे ड्रैप का वो रोल हमने नहीं देखा प्राइसिंग के हवाले से, तो ये भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई। देखिए ड्रैप के ऊपर मैं इसलिए नहीं कह सकूँगा कि ये मेरी फील्ड नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की है, लेकिन बहरहाल ड्रैप के मसाइल थे काफ़ी, उन्होंने बहरहाल हल करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन जो मैंने आपको जिस तरफ इशारा दिया था वो ये था कि ड्रैप से अगर निकल भी जाए तो फिर हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठ जाते हैं, या ड्रैप से निकलेंगे दूसरा ट्रैप पकड़ा हुआ, दूसरा ट्रैप। चले सर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, जिसके हवाले से बात की जा रही है $10 बिलियन की यूएई की तरफ से, फिर $25 बिलियन का हम SIFC का भी लेके बैठे हुए हैं, तो इसमें किस तरह का आप देख रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं, क्या आ रहा है, किस फॉर्म में? देखिए इसको अलहदा रखें, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है। अच्छा, ये सारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है, इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, हमें नहीं मालूम कि कितनी फिजिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है कि हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि रिफाइनरी पे 10 बिलियन सऊदी अरेबिया से आने वाला है, 3 साल से सुन रहे हैं, उसकी कोई फिजिबिलिटी है कि नहीं, हमारी और है तो किन कंडीशंस के ऊपर है, किस कंडीशन पर है, फिर सॉवरेन गारंटी कल मेरी अगली नस्ल जो है वो कितनी बर्दाश्त करेगी उसके ऊपर, तो उस पर कमेंट करना सारा खतरनाक है। हमें कोई विजिबिलिटी नहीं है और हमें इन्फॉर्मेशन ना हो तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं उस पर बात करूं। लेकिन जो जिस तरह पैसा आ सकता है, देखिए 2 चीज़ें, एक तो पाकिस्तान में बहुत चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं और बहुत चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। आपने जो ड्रैप का जिक्र किया था उसमें हमारे लिए जो बड़ा मसला है कि गवर्नमेंट में वी आर ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी, हम नए रेगुलेटर ले आते हैं, पुराने रेगुलेटर्स को भूल जाते हैं कि उनको हटाना है। हम ये नहीं देखते हैं कि आपने SCCP की बात की, SCCP इज़ ए वेरी गुड रेगुलेटर, ठीक है ना, और ऐसे 2-4 कंपटीशन कमीशन बहुत अच्छा रेगुलेटर, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे रेगुलेटर हैं जो एक दफ़ा बैठ जाते हैं तो उसके बाद वो क्लियरेंस नहीं देते हैं, वो एक चीज़ों को टाइम लेते हैं। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए क्या वहाँ पे मतलब कैपेसिटी कंस्ट्रेन और ये कि वो बाबू बन जाते हैं, वो ये होता है कि इस उनका कोई ये नहीं पूछता कि आपने कितनी प्रोडक्टिविटी दिखाई, कितनी आपने केसेस निकाले। सही, वरना हमने अक्सर SCCP में तो देखा है ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वहां पे है मेरिट का, इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत सारे रेगुलेटर्स अच्छे हैं, स्टेट बैंक बहुत अच्छा रेगुलेटर है, यानी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें ये सीरियस इशू है। मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बता रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आपने ये सोचना है कि वाई डू वी नीड सो मेनी रेगुलेटर्स, इनकी क्या प्रोडक्टिविटी रही है, कितनी ओवर रेगुलेशन हो रहा है ना। आप ये बताएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आ रहा होता है तो वो ये सोच रहा था कि मुझे कितने फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, कितने लोगों से कितना टाइम लेना पड़ेगा। अब अगर हम पहुँच जाएँ प्राइम मिनिस्टर तक या फाइनेंस मिनिस्टर तक या तो हमारा काम हो जाता है, इसलिए कि फिर वो कहते हैं कि भाई क्यों ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं। लेकिन हर कोई जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकता है। मेरा काम, जैसे इस वक्त कोई भी पोटेंशियल नया फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा होता है तो सबसे पहले हमसे बात करता है, वो हमसे। अच्छा, एक बात बिल्कुल, क्योंकि 1 मिनट रह गया, मैं इस पर आता हूँ ज़रा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं पाकिस्तान में एक ज़माने में बड़े थे, बड़े नाम थे, और ज़ाहिर है कि अगर आप एडवांस टू डिपॉजिट अगर आप स्प्रेड की अगर बात करें तो वो दुनिया में कहीं इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में, और वही उनके लिए एक अट्रैक्शन था। तो आजकल क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में? वो जो इन्वेस्टमेंट है उस तरह की नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन अच्छे खड़े हो गए, अच्छे बन गए। उस ज़माने में 40 हमारे पास बैंक के मेंबर्स होते थे। हाँ। आपने बिल्कुल सही नाम लिया, इंडोसोएस था और बहुत सारे, HSBC था, यानी जहाँ से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बने हैं, ABN AMRO, RBS और ABN AMRO जो था, बार्कलेस था। तो ये इसलिए कि अब हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए, प्लस ये कि वो हम उनके प्रोफाइल में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट, वो देखें ना, सिर्फ बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग के लिए तो नहीं आते थे, वो आते थे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इतने बड़े नहीं आ रहे हैं, तो वो और भी बहुत सारे उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में हम जो है इस वक्त फिट नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन अगर कल फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान में एक्सपेंशन आता है, इकॉनमी बढ़ती है, तो वो फ़ौरन आएंगे। ऐसे खोलने में क्या मसला है? तो ये फॉरएवर बंद नहीं हुए। अच्छा, बंद इसलिए हुए हैं कि आजकल पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा, पाकिस्तान श्रिंक हो रहा है। ठीक, और दुनिया में ऐसे ही है, कुछ इस तरीके से दुनिया के हालात हैं, तो वो भी अपने बिजनेस और एक्सपेंशन प्लान्स को ज़रा देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अलीम साहब आपका, आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, जो पाकिस्तान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, जो एक ज़माने में बहुत बड़े नाम पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज़ थीं, वो क्यों गई, और अगर वापस उनको पाकिस्तान बुलाया जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।